Good morning all of you. This is Aruna Bulgutia, your biology teacher, class 11th. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके मोनेरा का लास्ट टॉपिक है जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने कुछ आपको टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। माइकोप्लाज्मा जो होता है एक्चुअली कभी आप लोगों को शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, पर अगर शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी अगर ये पूछते हैं तो आपको इसकी डिटेल्ड जानकारी होना चाहिए, आपको इसके बारे में डिटेल्ड पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। अगर हम देखें तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में एक नई डिस्कवरी हुई है कि बैक्टीरिया, वायरस के अलावा भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स में डिसीज को कॉज्ड करते हैं। ये सिर्फ प्लांट में ही डिसीज को कॉज्ड नहीं करते हैं, प्लांट के अलावा ये एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी कुछ डिसीजेस होती हैं जिनको ये कॉज्ड करते हैं। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा को अगर आपको याद रखना है, ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट जो सेल है उसका नाम क्या है। तो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल जो है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल है। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, मतलब पीपीएलओ शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया। अब पी है तो पी जो होता है इसमें साइलेंट होता है, अगर हम जब नाम लिखते हैं तो बोलने में तो एन आता है पर एक्चुअली स्टार्ट स्पेलिंग कहाँ से होती है, पी से। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एनिमल्स में निमोनिया को कॉज करता है। निमोनिया एक डिसीज होती है आपको पता है। तो जो एनिमल्स में निमोनिया होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या सेल जो होती है उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल्स में निमोनिया को कॉज्ड करते हैं, डिसीज को कॉज्ड करते हैं। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो पहले तो इसके बारे में हमको कुछ जनरल चीजें पता चल जाए कि इसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी एक तो पहले तो ये कि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, और इसकी बॉडी जो होती है वो एक ही सेल से फॉर्म होती है, जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रही होगी कि इसमें सेल जो है वो अलग अलग डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोकैरियोटिक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि इसकी जो बॉडी होती है वो एक पर्टिकुलर सेल से मिलकर बनी होती है। दूसरा ये है कि इनको बैक्टीरिया और वायरस के बीच में रखा जाता है। बैक्टीरिया और वायरस के बीच में हम इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं पर वायरस से थोड़े से बड़े होते हैं। माइक्रोन में अगर हम देखें तो इनकी साइज जो होती है उनमें डिफरेंसेस होते हैं। फिर अगर हम देखें तो जो माइकोप्लाज्मा होता है वो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। 3 लेयर्स मैंने यहाँ पर बनाई है, पर तीनों लेयर जो होती है वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहती है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, पर सेल वॉल की जगह क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। तो जो इसकी आउटर कवरिंग बनती है, ये आउटर कवरिंग किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन की, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है ये वाला जो भाग होता है, और आपको इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। आपको दिख रहा होगा ये नेट जैसा बना हुआ पूरा इस तरह से। तो इसका जो डीएनए होता है, इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब कि 2 स्ट्रैंडेड होते हैं। 2 स्ट्रैंड में आपको पता होगा कि अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें 2 स्ट्रैंड हम फॉर्म करते हैं। इसमें जो आरएनए होता है वो सेगमेंट के फॉर्म में होता है, मतलब टुकड़े की अवस्था में होता है, छोटे छोटे उसके सेगमेंट्स होते हैं। देन फिर उसमें होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब है कि जब इनको रेप्लिकेट होना होता है तब ये हेल्प करते हैं। ये पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं। पैरासाइटिक नेचर के बाद ये सेप्रोफिटिक नेचर के भी होते हैं। सेप्रोफिटिक नेचर तो होता ही है इनका, क्योंकि ये जनरली कहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं, जहाँ पर कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म या
में डेड प्लांट होता है वहाँ पर ये जल्दी ग्रो करते हैं। इनका अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए कोई एक प्लांट को अगर ये इन्फेक्ट करते हैं, मान लीजिए कहीं पर इसका इन्फेक्शन हो गया है तो ये जल्दी से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी इन्फेक्टेड प्लांट को छुआ है और अगर किसी क्लियर या फिर ऐसा कहें कि किसी अच्छे प्लांट को अगर किसी ने छुआ है तो वो जल्दी से वहाँ पर ट्रांसमिट हो जाते हैं। औजार या इक्विपमेंट के थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों को कॉज करते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, स्ट्रक्चर इसकी बहुत इजी है पर इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर डबल लेयर्ड डीएनए होता है, इसके अंदर सेगमेंटेड आरएनए प्रेजेंट होते हैं, देन इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी है। अब आती है इसकी सेल स्ट्रक्चर, ये भी मैंने आपको बता दी है कि इसकी सेल स्ट्रक्चर क्या होती है। देन फिर आते हैं इसके डिसीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स तीनों में ही इन्फेक्शन फैलाता है, मतलब तीनों में ही वो बीमारियों को कॉज करता है। कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं डिसीज के जो मैं आपको बता रही हूँ। माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये ह्यूमंस में जो दो डिसीज है, ये डिसीज के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो ह्यूमन बींग्स में टू डिसीजेस ये फैलाते हैं जिसको माइकोप्लाज्मा होमिनिस बोलते हैं और माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम बोला जाता है। ये दो जो डिसीजेस है ये ह्यूमंस में इसको ये फैलाते हैं। दूसरा होता है इन एनिमल्स, एनिमल्स में माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, माइकोप्लाज्मा एगेलेक्टी, है ना। तो ये दो जो बीमारियां होती है एनिमल्स में कॉज करते हैं। देन फिर आती है प्लांट डिसीज। प्लांट में सबसे ज्यादा डिसीज फैलाते हैं। पहला है बंची टॉप डिसीज इन पपाया। पपाया के पत्तों में क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो पपाया के जो पत्ते होते हैं, मतलब पपीता के जो पत्ते होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। बंची टॉप लिटिल लीफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की पत्तियां कैसी रह जाती है, छोटी रह जाती है, मतलब उनमें प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फिर आता है लीथल येलो, कोकोनट में भी ये डिसीज फैलाते हैं। और येलो कलर ऑफ सैंडल, सैंडल मतलब कि चंदन। तो इस तरह से ये कुछ स्पीशीज है जिनके प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स में ये डिसीज को कॉज करते हैं। फिर आता है इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है ये पैरासाइटिक और सेप्रोफिटिक टाइप का लेते हैं। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहकर ये अपना न्यूट्रिशन जब लेते हैं तो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। उसमें पर्टिकुलर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है या म्यूचुअल रिलेशन नहीं होता है, इसमें केवल इन्हीं को ही बेनिफिट्स होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जिस भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहेंगे ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, किसी भी डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर या डेड प्लांट की बॉडी पर ये ग्रो करते हैं और उनसे फिर ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, डेवलप होते जाते हैं। अगर एक का भी इन्फेक्शन हो गया, मतलब मान लो अगर एक भी माइकोप्लाज्मा अगर होता है तो वो जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लेता है। कॉलोनी फॉर्म करके ये क्या करता है, उसको पूरा ही खत्म कर देता है, उस एरिया को जो है वो पूरा खराब कर देगा या पूरा उसको डिसीज्ड कर देगा, डिसीज कॉज कर सकता है इसमें। तो इस तरह का इसका न्यूट्रिशन होता है। ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर इसको ट्रांसमिट होना होता है तो बाय टोडलर ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, मतलब किसी भी पर्सन के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, है ना। या फिर अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड प्लांट को हमने छुआ है और अगर किसी अच्छे प्लांट को अगर हमने छुआ है जिसको डिसीज नहीं है तो वो भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी एक फसल में अगर ये डिसीज हुई है तो उसका सबसे बढ़िया उपाय यही होता है कि उसको काट कर फेंक दिया जाए। उस पर्टिकुलर प्लांट को अगर काट के फेंक दिया और जला दिया तो फिर इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। कुछ स्पेशल केमिकल्स भी होते हैं जिनका छिड़काव किया जाता है जिससे कि इनके इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सकता है। पर मेन इसका रीजन यही होता है कि अगर इसका इन्फेक्शन हुआ है तो बहुत जल्दी उस एरिया में ये फैल सकता है। तो उससे बचने के लिए जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको काट कर जला देना सबसे बेस्ट टेक्निक होती है इससे बचने के लिए। एनिमल्स जो होते हैं तो एनिमल्स में भी इनके बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स का यूज करके इनसे इनका प्रिकॉशन भी किया जा सकता है, इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये डिफरेंट, मैंने आपको इसीलिए इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए।
इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका बता दिया है कि स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा ये कि जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, जनरल कैरेक्टर यही होते हैं जो आप इसके इंट्रोडक्शन में लिखते हो वही इसके जनरल कैरेक्टर होते हैं कि ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इन द वर्ल्ड। ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक लिंक है क्योंकि वायरस से ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं और बैक्टीरिया से ये छोटे होते हैं। हाँ, इनका रिप्रोडक्शन भी होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है जिस तरह से बैक्टीरिया में होता है बर्ड फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वैसी ही प्रोसेस के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है ना। और सेल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डबल लेयर्ड डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के अलावा सेगमेंटेड इसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर इसकी सबसे बेस्ट है क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट और अगर शॉर्ट नोट लिखते हैं विद स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के साथ तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट इसका न्यूट्रिशन पैरासाइटिक और सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक अगर बैक्टीरिया में आपने न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ लिया है, बैक्टीरिया वाली अगर वीडियो आपने अच्छे से देखी तो आगे के सारे चैप्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए बैक्टीरिया की आप अच्छे से वीडियोस देखिए क्योंकि उसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। देन फिर आता है इसमें ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मैंने बता दिया है। हाँ, एनिमल्स के थ्रू भी इसमें ट्रांसमिशन हो सकता है। मान लीजिए कोई चिड़िया है या कोई बर्ड है, वो अगर किसी इन्फेक्टेड प्लांट पर जाती है तो उसके पैरों से चिपक कर किसी क्लियर प्लांट पर भी ये आ सकते हैं जिनमें की डिसीज नहीं है, तो भी ये डिसीज को कॉज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया है, ये रिप्रोडक्शन जो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा भी कर सकते हैं, बाइनरी फिजन से भी इनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये एक्चुअली शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है, पर इसका फुल क्वेश्चन कभी आता है तो आपको इतने पॉइंट्स इसमें अटैच करना होते हैं विद डायग्राम। डायग्राम आपको देना है तो डिसीज आप दो आपको सबकी याद होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स में कौन सी है, एनिमल्स में कौन सी है और प्लांट में कौन सी है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया और यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी एंड हो गया। थैंक यू।